एवरीवन, आई एम सो हैप्पी एंड हाँ, थैंक यू सो मच मुझे जितना आपने प्यार दिया लास्ट वीडियो के लिए जो कि मैंने बनाई थी इतिहास के ऊपर। और मैंने सोचा कि मैंने एक गलती कुछ नहीं की है। क्या हुआ कि मैंने पढ़ा ना, तो ऐसे मतलब कि वो ऐसी इतनी छोटी सी स्क्रीन पे आ रहा है, पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रही है वो वीडियो। तो मैंने सोचा अगर कोई अच्छे से रिवीजन करना चाह रहा होगा तो कैसे ही कर पाएगा। सो मैंने अपनी गलती को सुधारने के लिए मैंने कहा कि इस वाले पार्ट को मैं इधर फिर से उसको रिकॉल कर देती हूँ। तो जैसे पुरानी वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने सब कुछ बता दिया था कि हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री में क्या क्या आर एस शर्मा में है, सब कुछ बता दिया था। तो वहाँ से रिलेट हो जाएगा। अब यहाँ से जो मैंने वहाँ पे प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था और जो इसका डिवीज़न किया था और उसके बाद में यहाँ के प्लेसेस के नाम को बताया था, वो इस वीडियो में वहाँ पे जो क्लियरिटी नहीं आई है उसको बस इस वीडियो में आगे बढ़ाया जा रहा है। सो अगर वो वीडियो देखा है तो भी समझ में आएगा, ये वीडियो से देखेंगे आप और वो वीडियो स्टार्टिंग में देखेंगे तो यू कैन कनेक्ट विद वेरी वेल मैनर। सो या स्टार्ट करते हैं हम सीधा प्राक ऐतिहासिक काल से। तो हमें पता है कि प्राक इंग्लिश में कह लेते हैं इसको प्री हिस्टोरिक, और प्री किसी भी चीज़ की पहली वाली चीज़ होती है। जैसे कि बताया था हमने कि प्री फिर मेंस फिर इंटरव्यू होता है, तो प्री मतलब किसी भी चीज़ का प्री टाइम। सो इस वजह से प्री हिस्टोरिक कहते हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा है कि जब से दुनिया स्टार्ट हुई है तब से लेके हमें कहाँ तक आना है, 3000 साल के आसपास आना है। तो इस वजह से हमें मतलब कि इसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, इजी करने के लिए। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा? तो हम प्राक ऐतिहासिक काल को डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में कर सकते हैं? 3 भागों में करेंगे। ये आपको पता भी है कौन कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल जो है ना, यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। उच्च पुरापाषाण काल पहले वाला, फिर पुरापाषाण काल और फिर मतलब कि निम्न पाषाण काल पहले, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उच्च पाषाण काल। अब यहाँ की कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं उनको देख लेंगे। फिर जब पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हो जाएगा तो एक और देखेंगे हम ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल के अलावा भी मतलब कि ताम्र पाषाण काल ऐसा टाइम था कि जब जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि धातु का यूज किया जाने लगता है। अब धातु में तांबा बस यूज हो रहा था, लेकिन इसी में टिन मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और वो अपन को थोड़ा थोड़ा सा अपन अच्छे से देखेंगे, बट पहले प्राक ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर लेते हैं। सो प्राक ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है कि लिपिविहीन काल है, यानी कि लिखा तो है बट उसको पढ़ा नहीं है किसी ने। पाषाण काल कहते हैं क्योंकि मतलब कि लास्ट वीडियो में मैंने ये तो बता ही दिया था कि लिपि के आधार पे बांटा गया है और उपकरण किस चीज़ के यूज किए जा रहे हैं इस आधार पे बांटा जा रहा है। तो पाषाण काल वन्य जीवन था जो एक तरह से चिंपांजी या बंदर से, तो उससे क्या ग्रामीण जीवन का विकास होता है, पुराने इंसान का विकास हो जाता है। तो अब आ जाते हैं भागों को देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। एक भाग का नाम है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जब से शुरुआत होती है तब से लेके 10,000 ई तक का काल जो है उसको हम पुरापाषाण काल कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। अब इस काल की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, आइए इसकी विशेषताओं को। अरे तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि जो पुरापाषाण काल है इसको इसकी जो विशेषता है वो ये है, उत्तरी भारतीय सोहन संस्कृति व दक्षिण भारतीय मद्रास संस्कृति से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इन चीज़ों का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा वेट करिए, आपको स्थल भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। अभी यहाँ पे ऐसे ही देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इधर पे जो है, इधर पे है सोहन संस्कृति और इधर है मद्रास संस्कृति। अब इनको मद्रास संस्कृति और सोहन संस्कृति कहने का मतलब बस यही है कि देखिए जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु एक नदी के नाम पे कह देते हैं और दूसरा हड़प्पा कह देते हैं पहले शहर के खोजने के आधार पे। वैसे ही क्योंकि यहाँ के मतलब कि स्थल को कहते हैं मद्रास, इसीलिए इसे मद्रास कालीन संस्कृति कह देते हैं। बाकी अलग संस्कृति नहीं थी,
इधर से वही मतलब आदि मानवकालीन जो चीज़ें मिली हैं पुरापाषाण की, इसलिए ये अलग-अलग संस्कृतियाँ नहीं हैं, वहाँ के स्थान के आधार पे इनको ऐसा कहा जाता है। और इधर पे है बेलन संस्कृति कह सकते हैं। जबकि क्योंकि यहाँ ये बेलन घाटी के पास में, ये सोहन उसके पास में, आगे ताम्र पाषाण काल में वो ताम्र युगीन संस्कृतियाँ देखेंगे तो नाबता टोली और कायथा इधर हमें दिखाई देगा, और आहार दिखाई देगा, और जौर भी दिखाई देगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड क्लियर योर डाउट्स। और ये मैंने पुरानी वीडियो में भी किया हुआ है, बस क्योंकि उसमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था तो ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा है। क्योंकि आपका इतना प्यार मिला था तो मुझे लगा कि हाँ मेरी ड्यूटी बनती है। तो सोहन संस्कृति जैसे मैप बनाया था तो ये पाकिस्तान में रही, और दक्षिण भारतीय मद्रासीय संस्कृति से अवशेष प्राप्त हुए हैं। खोज किसने की थी? रॉबर्ट बुशफर्ट ने की थी। कब की थी? 1863 में की थी। कौन सा स्थान मिला था? पलवरम मिला था। कहाँ मिला था? मद्रास में मिला था। आई होप कि मैंने अभी ऐसे बताया ही है कि यहाँ मद्रास में और यहाँ पे तमिलनाडु के पलवरम का मिला था रॉबर्ट बुशफर्ट को। नाम कैसे याद कैसे करेंगे? देखिए वैसे तो मैं ट्रिक व्रिक बता सकती हूँ, बट ये सब ज़्यादा यूजफुल नहीं है। आपने 15 से 20 बार या तो कुछ सुना है या खुद से पढ़ा है, देन तुम्हें ज़रूरत नहीं है कुछ याद करने की। एंड मैं एक टीचर नहीं हूँ, आई एम अ योर क्लासमेट। सो मैं ये बहुत मतलब एक मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रहती थी, और मैं मतलब वो 10th में 2 टाइम्स फेल, और थर्ड टाइम में वो मतलब कि फॉर्म डाल के पास हुई हुई थी। और उन्होंने 11th में मेरे साथ में मैथ्स वो साइंस लिया, और 12th में मतलब कि वो इस कोचिंग भी, जैसे मैं तो बिल्कुल कोचिंग नहीं जाती थी, वो कोचिंग जाती थी, लेकिन उससे उन्हें फ़ायदा नहीं होता था। वो मेरे साथ में जब हम शाम की टाइम छत पे टहलने के लिए जाते थे तो 1-1.5 घंटा का टाइम था हमारा, कि 1 से 2 घंटे, कभी 3 घंटे भी टहलना। तो मैं उनको हर एक सब्जेक्ट थोड़ा-थोड़ा सा पूछती रहती, और मतलब वो मुझसे पूछती रहती, मैं उनको बताती रहती। तो उन्हें सुन-सुन के इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन सुनने से इतना याद हुआ। सो पढ़ना तो है ही, नो डाउट, उसमें वो नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपको कुछ स्टोरी फॉर्म में पता चल जाए, कोई ऐसा मिल जाए, देन वेल एंड गुड। और अगर कोई नहीं मिल रहा है तो मेरा चैनल तो है ही। तो मतलब ये जो अभी मैं 50 पेजेज़ में, आप सोचो 50 पेजेज़ को आप कितनी बार पढ़ सकते हो? आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का डाटा याद रहेगा आपको। और तो मतलब कह तो ये भी सकती हूँ मैं कि आप इसको, और अभी जब न्यू वीडियो बनाऊँगी मैं ऐसे कथन लिखूँगी कि पुरापाषाण काल की जो चीज़ें मिली हैं वो भीमबेटका से मिली हैं, या मतलब कि और वहाँ पे जब, हाँ, एक तरह की और भी क्वेश्चन बनाऊँगी, जैसे कि आखेटा को खाद्य संग्राहक के साथ-साथ क्या हो गया था? पशुपालक बन गया था मध्यपाषाण काल में। तो उसमें मैं कहूँगी कि मतलब कि पुरापाषाण काल में वो बन गया था। मतलब ट्रू और फ़ॉल्स दूँगी। ट्रू और फ़ॉल्स आप सीधे क्या करते हैं, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, उन्होंने सीधे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिए मल्टीपल चॉइस के, एंड वहाँ पे फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ सीधे नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, बट फिर जब आप किसी टॉपिक को पढ़ें ना, तो प्लीज़ सीधा ही आप उस पे ना छलांग मारें कि मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने नहीं। पहले आप कम से कम उस टॉपिक से 50 ऐसे ट्रू फॉल्स कर लीजिए। आपको हैबिट हो जाएगी कहाँ पे आपको जैसे कि एक सेंटेंस दिया जाता है तो कहाँ पे आपको फंसाया जा रहा है, उस चीज़ को आप टच कर लीजिए। जैसे मैं कहूँगी कि मध्यपाषाण काल में मतलब कृषि के तो हो ही रहे थे। मैं कहूँगी कि पुरापाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये बात अपन को कन्फर्मली पता है कि ये गलत है। तो आपको कहाँ पे मतलब कि पिन करना है, वो पिन पॉइंट्स जो हैं, वो आपको ट्रू और फ़ॉल्स से पता चल जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं लगाने चाहिए। मैंने तो बताया भी है कि यूपीएससी में 6-7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एंड आपको वही सब टाइप के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। एंड मैं बकवास क्यों कर रही हूँ, मेरा काम है केवल और केवल हिस्ट्री पे फोकस करना अभी। तो ये हो गया खोज। और सिंगरौली घाटी, जैसे कि मैंने बताया कि ये एमपी है, और इधर सिंगरौली यानी कि बेलन घाटी के आसपास पड़ता है। तो सिंगरौली घाटी एमपी यूपी दोनों के इस वाले जगह पे पड़ जाती है। तो इस वजह से इसको भी बेलन घाटी से भी पाषाण उपकरण मिले हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। याद करने के लिए 3 चीज़ें बस हैं। आपको इस पीडीएफ को अगर चाहिए तो आपको उसका
चीज़ ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल के उसमें मिल जाएगी। तो 3 चीज़ें बस याद रखनी है। उत्तर भारतीय सुहन संस्कृति और दक्षिण भारतीय मद्रासी संस्कृति से अवशेष प्राप्त हुए हैं। खोज किसने की थी? रॉबर्ट बुशफोर्ड ने की थी। कब की थी? 1863 में की थी। और कहाँ इन्हें वो मिले थे? तो पलवरम मद्रास में जो है वहाँ पे इन्हें कुछ स्थल या कुछ ऐसी चीज़ें मिली होंगी। और सिंगरौली घाटी, बेलन घाटी से पाषाण उपकरण मिले थे। अब इसको हम 3 भागों में बांटते हैं पुरापाषाण काल को। पुरापाषाण काल को हम जब 3 भागों में बांटते हैं तो पहला है निम्न पाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण। क्योंकि स्टार्टिंग से लेके 10,000 तक आना है। अब इतने में कितने कल्प बीते, कितने महाकल्प, कितना युग देखे हमने ज्योग्राफी में, तो इसको डिवाइड करना ज़रूरी था। तो ये जब से स्टार्टिंग हुई तब से लेके 1 लाख तक आएंगे हम इधर पे। और इस पे क्या था कि चैपुल या पैबुल कह सकते हैं, चैपुल आधारित उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, हैंड एक्स उपकरण कहते थे। तो ये कब किया जाता था? निम्न पुरापाषाण काल में। अब इसका मतलब क्या होता है हैंड एक्स? यानी कि हाथ से जो यूज किए जाते हैं उपकरण वो। और एक आएगा अभी चॉपर चैपिंग। चॉपर चैपिंग से मतलब है चॉपर में एक मतलब कि एक कोई भी हथियार है तो उसका एक सिरा नुकीला होता है, जबकि चॉपिंग में दोनों सिरे नुकीले होते हैं। तो इसको वो संस्कृति भी कहते हैं, चॉपर चैपिंग। और ये पूरे में ही रही है यहाँ पे, ठीक है। और इन स्थलों से मिली है, ये सारे के सारे हैं। तो कई बार इसको चॉपर चैपिंग संस्कृति या हैंड एक्स संस्कृति भी कहेंगे। देन समझ जाना कि इन चीज़ों का यूज हो रहा है, इस वजह से इसको हैंड एक्स संस्कृति या चॉपर चैपिंग संस्कृति या चैपल संस्कृति कहते हैं, ठीक है। मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा का पाषाण काल 1 लाख से लेकर 40,000 साल तक। और इसमें भाला या फलक आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाने तक लगा था। फिर आया उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल में हम 40,000 से लेकर 10,000 तक में आ गए। और यहाँ ब्लेड आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा। चकमक प्रस्तर या उद्योग या होमोसेपियंस का युग स्टार्ट हो जाता है। देन हड्डी से बनी मूर्ति व उपकरण लहोरा देव से प्राप्त होती हैं। और ये हैं मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि लहोरा देव से सीधा कभी क्वेश्चन था किसी PCS या UPSC में कि लहोरा देव हड्डियों से बनी मूर्ति और उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो लहोरा देव से हुए। और ये संत कबीरदास जिले के मतलब यूपी राज्य के संत कबीरदास नगर में है। अब आ जाते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की विशेषताओं को थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे, मतलब दिमाग में। पशुपालन, कृषि और आवास और पोषण। अब इसको याद करने का मेरा ये है कि जो मध्यवर्गीय परिवार होते हैं ना, वो मतलब कृषि के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पशु भी पाल लेते हैं। पशुओं के साथ साथ ऐसा मैंने बनाया है, उनके पास घर भी होता है, ठीक है। और उनके पास में पोषण के लिए पाषाण उपकरण भी होते थे, वो तो उस टाइम के लिए कह दिया। लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि पूरा पाषाण काल का तो नहीं है। तो पूरा पाषाण काल का नहीं है। पूरा पाषाण काल को हम बिल्कुल गरीब आदमी मान लेते हैं, गरीब है बिल्कुल, भिखारी टाइप का इंसान जिसके पास खाने को नहीं है, वो इधर उधर से कभी कुछ रख लेता है। मतलब कि खाद्य संग्राहक नहीं है, वो खाता है खाना बदों से, हर चीज़ खाई और निकल गया। मतलब कि अगर उसके हाथ में ये पेन है तो वो पेन खा लेगा, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वैसा, एक गरीब होता है वैसा, ठीक है, बच्चे जैसा, वो बड़ा नहीं है। और फिर मध्य पाषाण काल को आप अगर मतलब कि तुलना करना चाहते हैं तो एक मध्य वर्गीय, एक अडल्ट से करो, इसको बच्चे से करो और इसको अडल्ट से करो। अडल्ट कैसा होता है कि वो उसके पास एक घर भी होता है खुद का, और उसके पास में किसानी भी होने लगती है, वो एक दो जानवर भी पालने लगता है, और उसके औजार या उपकरण भी बढ़िया हो जाते हैं। तो मध्य पाषाण काल ऐसे हम मतलब कि एज्यूम कर सकते हैं कि थोड़ा मध्य वर्गीय आदमी, थोड़ा सा मतलब कि अडल्ट, थोड़ा सा वयस्क व्यक्ति। और तीसरा यानी कि नवपाषाण काल को आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान के तौर पे, और एक मतलब कि 30 के आसपास। तो 30 के इस आसपास आते आते इंसान कैसा हो जाता है, बहुत स्टेबल हो जाता है। उसको वो बहुत ज़्यादा तो पहिए की खोज हो जाएगी, और
मतलब कि कृषि की खोज हो ही गई है तो किसी में विकास हो जाएगा, ऐसी चीज़ें होंगी। तो चलिए, एक केवल और केवल ऐसा था जो आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं, कि गरीब यानी कि पुरापाषाण काल, मध्य यानी कि वयस्क आदमी और मध्य वर्गीय परिवार, तो उसके पास कृषि भी होगा, पशुपालन भी होगा, खुद का निवास के स्थान भी होगा। इससे पहले आदमी जो पुरापाषाण का है वो कहाँ रहता होगा? पहाड़ों पे रहता होगा, मतलब पेड़ों पे रहता होगा, जहाँ कहीं प्राकृतिक गुफाएँ हैं तो वहाँ घुस जाएगा, ऐसा करेगा ना, क्योंकि जानवरों से बचना है, सर्दी से बचना है। और यहाँ पे आके मध्य पाषाण काल में क्या करेगा? अपना खुद का घर बना लेगा। मध्यवर्गीय कैसा रहता है? अच्छा सुंदर घर नहीं होगा अंबानी टाइप, लेकिन घर होगा। और बहुत सारा पैसा या बहुत सारी किसानी नहीं होगी, लेकिन एक दो खेत तो होंगे, तो मतलब किसानी भी होगी, पशुपालन भी होगा। अरे, तो ये बस ऐसी चीज़ें थी कि मिक्स ना हो, आपके दिमाग में क्लियरिटी से रहे। अब आ जाते हैं अपने मध्यपाषाण काल को, हमने अच्छे से देख लिया कि इसकी विशेषताएं अब आपको नहीं भूलेंगी, ठीक है। जीवन शैली, तो आखेटक और खाद्य संग्राहक के साथ साथ पशुपालक भी हो गया था। खाद्य संग्राहक और आखेटक तो पुरापाषाण काल में भी था, मतलब कि अगर पुरापाषाण के उच्च पुरापाषाण काल में हम देखेंगे तो, लेकिन साथ में कैसा हो गया था? पशुपालक हो गया था, जो अभी तक नहीं था। तो पशुपालन कला इन्होंने सीख ली थी। और उपकरण जो थे वो छोटे छोटे से यूज होने लगे थे, जो पहले काफ़ी बड़े होते थे वो अब छोटे-छोटे होने लगे थे। जो बने होते थे जैस्पर के, एगेट का उपयोग किया जाने लगा था। उसमें क्वार्टिज़ाइट का उपयोग किया जाने लगा था। अब कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यहाँ से क्वेश्चंस भी दम से दबा कर पूछे जाते हैं, और दूसरा हमें इंटरेस्ट नहीं लगता कि मतलब बताओ यार, कहाँ से मिले होंगे चीज़ें, किसने ढूँढा होगा, क्या होगा? तो हम यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं। और मैप, जैसे कि वैसे तो मैं ऐसे पूरा मैप बनाना चाहूँ, लेकिन इस मैप को पूरा बनाने का कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, क्योंकि हमें जो मतलब कि कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो इधर से मिले हैं और इधर से मिले हैं। मतलब दो नदियाँ, इधर पे हमारी सिंधु नदी है और इधर पे हमारी गंगा नदी है। तो अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये हमारा क्या हो जाना चाहिए? हाँ, ये इधर से इधर देखेंगे हम। हाँ, आ जाइए। तो इधर पे और इधर पे, तो यहाँ पे हमें पता है कि चावल काफ़ी आज भी होते हैं। तो यहाँ से हमें कौन सा लहोरा देव याद रखना है? सबसे पहले लहोरा देव को याद रखना है। कृषिकार यानी कि चावल के अवशेष मिले हैं और 9000 से 8000 ईसा पूर्व के हैं। ईसा पूर्व और बीसी का अंतर मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, शायद शायद नहीं, बता ही दिया था। और कोल्डी हवा भी इधर से ही है, मतलब कि तो लहोरा देव कहाँ से हो गए? इधर से हो गए। और कोल्डी हवा भी कहाँ से हो गया? इधर से ही हो गया, यूपी है, यूपी से। और मेहरगढ़ इधर मतलब कि जो पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान से गेहूं और चावल के मिले हैं, मेहरगढ़ से, ठीक है। तो पहले सबसे पुराने गेहूं का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये आएगा तो मेहरगढ़ कहेंगे हम। और ये पूछा जाएगा कि सबसे पुराने भारतीय महाद्वीप में सबसे पुराने क्या कहते हैं, कृषि के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो लहोरा देव से मिले हैं, लेकिन लहोरा देव नहीं होगा तो आप मेहरगढ़ पे लगाएंगे, ना कि कोल्डी हवा पे, ठीक है। क्योंकि ये मतलब कि मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है कि कोल्डी हवा को लिखा गया है, वो मैहरगढ़ को लिखा गया है सबसे पुराने अवशेष के तौर पे, ना कि। और भीमबेटका से भित्ति चित्ती और शिकार के चित्त मिले हैं, ठीक है। एक चीज़ हो गई, यानी कृषिगत प्रमाण हमने देख लिए कहाँ से प्राप्त हुए। देखो, रिकॉल करते जाया करो इसको, पूरा पाषाण काल को हमने एक बच्चे की तरह देख लिया, उस संस्कृति के कहाँ कहाँ से चीज़ें मिली ये देख लिया। और हमने देखा था कि ये पूरा अगर हम भारत बना लें तो इधर मद्रास साइड से और इधर सोहन संस्कृति से और बेलन घाटी, यानी कि वही चीज़ है। अब यहाँ पे नाम से हमें पता चल गया मध्यपाषाण काल में। तुमने जीवन शैली देख लिए, उपकरण देख लिए और गर्तावास देख लिए, मतलब कृषिगत प्रमाण देख लिए। कृषिगत प्रमाण के अलावा जो है हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और सूक्ष्म पाषाण उपकरण के जो 1-2 इंच के थे वो बागौर आदमगढ़ से। तो बागौर ये हमारा राजस्थान इधर, और इधर ये राजस्थान और एमपी, यहाँ से हमें क्या, एमपी में आदमगढ़ सीधा आ जाता है कई बार जोड़ी जोड़ी में लाने के लिए कि आदमगढ़ कहाँ है, तो एमपी में है। और राजस्थान बागौर में है। तो यहाँ से हमें किसके प्रमाण मिले? यहाँ से हमें मिले हैं मतलब कि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब आ जाइए, आवास के गर्त चिन्ह। गर्त चिन्ह तो आप जानते हैं, एक घर होता है, घर के नीचे वो होता है, तो उसको गर्त आवास कहते हैं। प्रतापगढ़ के क्षेत्र से मिले हैं, और प्रतापगढ़ क्षेत्र में 3 स्थलों के नाम हमें ध्यान से देखने हैं। वो हैं मददहा,
दमदमा और सरायनहर। दमदमा से गर्त चूहे और 3 सब एक साथ एकल व युग्म समाधान और हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो दमदमा को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ से एकल और युग्म समाधान, एकल मतलब एक इंसान मरा है और उसकी बॉडी, और युग्म का होता है कि एक और, तो युग्म में मतलब कि वो मिले हैं समाधान, यानी कि और हड्डी उपकरण तो जानते हैं कि हड्डी के उपकरण मिले हैं। गर्त मतलब कि ये कितना इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको कि यहाँ पे तो मतलब कि लोहे नहीं, पत्थर के ही बनाए जा रहे हैं हथियार, लेकिन यहाँ पे आके हड्डी के, मध्यपाषाण काल में हड्डी के। अब अभी आपने एज्यूम या कल्पना नहीं की है, इसलिए आप नहीं सोच पा रहे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो आपका हाथ है ना, इसकी वो वाइट वाइट से हड्डी निकालेंगे जो कुत्ते वगैरह खाते हैं, उससे, या शरीर के अलग अलग जो हड्डी होती हैं इंसानों की या जानवरों की, उनसे हड्डियों से उपकरण बनाए जाने लगे थे। अंडरस्टैंड? तो कहाँ से मिले हैं वो? दमदमा से मिले हैं। दमदमा, दम लगती होगी हड्डी से उपकरण बनाने में, तो ऐसे याद रखेंगे दमदमा। मददहा, बहुत ही बदबू आती होगी, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा है। सरायनहर, और फिर भी करना पड़ता होगा, ठीक है। तो ये रखेंगे। सरायनहर से क्या मिले? भैंस का अधजला सिर मिला है, हड्डियों से बने उपकरण मिले हैं। और मदहा से सिल सिल और लोड मिली है। सिल वो पुराने टाइम के सिल और लोड से ऐसे इस पे मसाले बांटे जाते थे, ठीक है। तो सिल लोड मिले, हथौड़ा मिला, एकल और युग्म समाधान में मिली है। तो इन तीनों का हमने देख लिया। आवास के गर्त चिन्ह को देख लिया ध्यान से। खोजकर्ता कौन है इसके? CN कार्लाइल कार्लाइल थोड़ा सा मतलब कि टंग नहीं वो हो रही है। 1867 में विंध्य क्षेत्र में किया गया था, ये 1863 में, और 4 साल बाद किसने? कराइल रायल ने, और 1863 में, कहाँ? विंध्य क्षेत्र में। आई होप कि यहाँ के ए प्लेसेस का नाम जो कि कृषि आधारित हैं, लहौरादेव, कोल्डी हावा, मेहरगढ़ और भीमबेटका भित्ति चित्र के लिए, और आवास के गर्त चिन्हों के लिए प्रतापगढ़ क्षेत्र जो मददहा, दमदमा और सरायनहर, यहाँ से क्या क्या मिला है ये हमने देख लिया है। किसने खोज की थी ये भी देख लिया है। आग के साक्ष्य भी मिले हैं, क्योंकि अधजला सिर मिलेगा जब भैंस का सरायनहर से, तो हवा में तो जलेगा नहीं, सिर जल रहा है मतलब आग है। अब आ जाते हैं नवपाषाण काल पे। ये 4000 से लेके 300 BC तक चलेगा। फिर उसके बाद तो हम देखेंगे कि किस तरीके से मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रकालीन संस्कृतियाँ होती हैं, तो वो हम देख लेंगे। खोजकर्ता कौन है? ली मैसूरियर। कौन है? ले मैसूरियर। कब? 1860 में इसकी खोज की गई। उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी की घाटी में। अब टॉन्स अगेन MP से स्टार्ट होती है, यूपी और बिहार में बहते हुए दानापुर या दीनापुर में इधर से जो बड़ी नदी गंगा आती है उसमें मिल जाती है। तो अगर आ जाए कि ये MP में है या बिहार से रिलेटेड है, तो भी आप घबराएंगे नहीं, ये टॉन्स नदी तीनों में ही है, ठीक है। तो ये हो गया कि टॉन्स नदी घाटी के पास में। और इधर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गफ करल से मिले हैं, और ये हमारे जम्मू कश्मीर में है ऊपर, ठीक है। गफा कराल और बुर्जहोम, ठीक है। और जो गफा कराल है वहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। अब पॉलिशदार उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा था। यहाँ पे सूक्ष्म उपकरणों का, इधर पे पॉलिश लगा के उनका उपयोग किया जाने लगा था। खाद्य पदार्थों का उत्पादक व उपभोक्ता बन गया था इंसान। जानवरों की खाल से वस्त्र, अभी वस्त्र नहीं लिखे थे इधर देखो, जब ज़्यादा इंसान फैशन में आ जाता है, मैंने बताया था ना 30 के बाद में इंसान की आगे की बात चल रही, तो उसके पास कपड़े भी होते हैं अच्छे अच्छे, सब कुछ होता है, तो वस्त्र बनाए जाने लगे। कृषि व अग्नि का और बेहतर प्रयोग होने लगा। बुर्ज होम मैंने बोला था अभी, तो बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गर्तावास गृह और मानव के साथ कुत्ते को दफन करने के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले किस पशु को मतलब कि वो बनाया गया था? पशु तो इधर से होने लगे थे, तो सबसे पहले किसको बनाया गया था? कुत्ते को। तो अब कुत्ते से इतना प्रेम हो गया कि उसके साथ ही दफन हो गए, ऐसा याद रखने के लिए कुंभकारी आरंभ हो गई थी।
चिरांद ये छपरा जिला बिहार का है और यहाँ से टोंटीदार एवं गोड़ीदार मृतभांड मिले हैं। हिरण का सींग, अब देखो टोटीदार और गौड़ीदार मृतभांड मतलब पहिए का खोज हो चुकी है। हिरण की सींग से बने उपकरण व काले मृतभांड का उपयोग किया जाने लगा था। इस काल के अंत तक ग्रामीण संस्कृतियों का उद्भव हो चुका था, पहिए का भी प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो ये आप समझेंगे और याद रखेंगे इन चीज़ों को। अब हम एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि इस प्रकार नवपाषाण काल के अंत तक आते आते ग्रामीण संस्कृतियों का उद्भव हो गया था और धीरे धीरे विकसित होती नगरीय संस्कृति की ओर अग्रसर होती गई। और हम फिर देखेंगे कि कैसे 2300 से लेके और 1700 के आसपास में हमें इतनी विकसित नगरीय व्यवस्था मिलती है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और हम कांस्य युगीन संस्कृतियों को भी अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी एक बार इसको रिवाइज करते हैं और फिर इससे भी इम्पोर्टेंट है, मैंने अभी मैं पूरा मैप में बताऊंगी कि कहाँ पे क्या है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल, अरे 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 रिकॉल, प्रागैतिहासिक काल, विशेषताएं। ठीक है, पुरापाषाण काल की विशेषताएं, उसको 3 भागों में बांटा। कहाँ से क्या मिला, ये स्थलों के नाम और किसने खोज की। ठीक है, फिर मध्यपाषाण काल की विशेषताएं, बच्चे को याद रखो, मतलब छोटे से बच्चे को याद रखो। फिर एक वयस्क को याद रखो, वयस्क से कृषि भी होती है, मध्य वर्गीय के पास में कृषि पशुपालन भी होता है, घर भी हो जाता है। फिर यहाँ से इसकी जीवन शैली कैसी होती है, उसकी विशेषता, सूक्ष्म उपकरण, कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं और आवास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, पशुपालन के कहाँ से मिले हैं, ऐसे 3 भागों में हमने बांट के देखा था। सो कृषि के मिले हैं हमें कहाँ से, लोहरादेव, कोल्डीहावा, मेहरगढ़, और भित्ति चित्र के मिले हैं भीमबेटका से। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बागौर और आदमगढ़ से। आवास के गर्त के चिन्ह कहाँ से मिले हैं, प्रतापगढ़ क्षेत्र, मददहा, दमदमा और सरायनहार से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। फिर नवपाषाण काल खोज किसने की, और यहाँ पे जो मतलब कि सूक्ष्म थे अब वो पॉलिशदार होने लगे। बोझोम से क्या क्या मिला है, चिरांद से क्या क्या मिला है, और इस तरह से जो ग्रामीण कालीन संस्कृतियाँ थी वो विकसित हो गई। और फिर ये अब इनके जो स्थलों के नाम ले रहे थे तो उसको देख लेते हैं। तो सोहन संस्कृति का नाम लिया था वो इधर पे है। ठीक है, वुर्जहोम का नाम लिया जो कि मतलब नवपाषाण काल में, मतलब कि यहाँ से गर्तावास के वो मिले। गुफा कराल का नाम लिया था कृषि पशुपालन के, तो ये जम्मू कश्मीर में है दोनों। बागौर का नाम लिया था कि पशुपालन के साक्ष्य मिले मध्यपाषाण काल में, तो ये बागौर से है। और मतलब कि उत्तर प्रदेश का नाम लिया था बेलन घाटी संस्कृति का। मतलब कि मध्यपाषाण काल में कोल्डी हवा, सरायनहार और दमदमा, मदहा, दमदमा इत्यादि के साक्ष्य जो हैं वो यहाँ से मिले। लंगनाज जो है ये गुजरात में। भीमबेटका और आदमगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। चिरांद कहाँ पे है, बिहार में है। वीर भानुपुर कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है। कचनई कहाँ पे है, तो ये आ जाएगा उड़ीसा वाले पार्ट पे। मौस्की कहाँ पे है, कर्नाटक में है। चैपुल ऐसे वाले और चापिंग ऐसे वाले उपकरणों को कहा जाता था, ये मैंने बताया था। लेकिन अभी मद्रासीय संस्कृति से जो स्थल, मतलब पलवरम, अरापक्कम या अरिपक्कम कहते हैं कई लोग और मदुरई, तो ये स्थलों के नाम हमने देख लिए हैं। ठीक है, चैपुल आधारित चॉपर चापिंग उपकरण, हस्तकुठार यानी कि हैंड एक्स उपकरण कहते थे। और ये सल्क आधारित या फलक आधारित या भाला आधारित भी कहलाते हैं। हस्तकुठार और अग्नेय चट्टान या व्लेट चट्टान जो हमने देखा था कि मध्यपाषाण, मतलब कि उच्च जो पुरापाषाण काल था उसके सबसे लास्ट में जो अच्छे मिलने लगे थे वो इस तरीके के थे। ठीक है, अब कुछ हम तथ्य देख लेते हैं महत्वपूर्ण, वो है सब मानव के उद्भव से रिलेटेड। सर्वप्रथम जो है मानव का विकास है, वो उद्भव जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किस रूप में, बंदर या कपी के रूप में, गोरिल्ला चिंपांजी कह सकते हैं। कपी मानव आया जो कि रामपेथाइकस नाम है उसका, शिवालिक श्रेणियों से उसके अवशेष मिले हैं। आदि मानव, रीढ़ की हड्डी अब तक सी आकार की थी और इसके अवशेष दक्षिण अफ्रीका से मिले हैं। फिर होमो एरिकेटस, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, वीजिंग जावा में इसके अवशेष मिलते हैं। फिर होमोसेपियंस आता है जिसे हम फाइनली प्रागैतिहासिक मानव, बुद्धिमान, थोड़ा सा मतलब अपेक्षाकृत जो पुराने थे उनसे अपेक्षाकृत थोड़ा सा बुद्धिमान। और ये क्या लिखा है,
नियडर और थल मानव मतलब जो ज़मीन पे मानव रहने लगा। क्रैमेगेनन, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल में मानव ने अनजाने में या शायद प्रयोगात्मक तरीके से कृषि करना सीख लिया था। गर्तावास वुर्जहोम से मिले हैं और इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें देख ली थी। ये मानव वंश की शाखाएं हैं, ठीक है। हैरे एरेकेटस, होमोसेपियंस और आने वाले को कहेंगे अपन क्रैमोगेनन जब और विकसित हो जाएगा, ठीक है। एक थ्योरी भी आप सुनोगे कि पहले अपन बिल्कुल भी उपकरण नहीं जानते थे, फिर हम उपकरणों को अपना वो किया, फिर अब हम और मशीनें एक जैसी समानता पे होंगी, फिर मशीनें हम पे भारी होंगी, इसको कुछ कहते हैं, बट अभी वो मुद्दा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और साथ में हम ताम्रकालीन संस्कृतियाँ, जिनमें मतलब कि बहुत सारी संस्कृतियों को हम देखेंगे। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है एक, हाँ ये इधर पे हैं तो इनको देख लेंगे। देखो, सिंधु सभ्यता से पहले की संस्कृतियाँ जिनमें आएगी इतनी ये संस्कृतियाँ, कुल्ली संस्कृतियाँ या नाल संस्कृतियाँ या बलूची में यानी कि पाकिस्तान में रहेंगी 12 संस्कृति। सिंधु पूर्व सिंधुकालीन व उत्तर सिंधु सभ्यता तीनों टाइम के यहाँ से उपकरण मिले। अमरी संस्कृति ये मोहनजोदड़ो में है, जो कोयटा और कालीबंगा टू, क्योंकि यहाँ से भी मिले हैं इधर से भी मिले हैं। फिर उत्तर सिंधु सभ्यताएं, इसमें झूकर संस्कृति, झांग संस्कृति, ताम्र निधि संस्कृति गंगा यमुना दोआब से मिली है। और ये झांग संस्कृति जैसलमेर बीकानेर यानी कि राजस्थान से मिली है और ये यूपी के आसपास की होगी। चमकीले लाल मृतभांड की संस्कृति ये गुजरात से मिले हैं। धूसर मृतभांड की संस्कृति ये जो है गेरुए बर्डिये मृतभांड की संस्कृति। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ ये थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसमें आहड़ संस्कृति पे क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में। इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ उदयपुर राजस्थान में है। और मालवा संस्कृति कायता एरन नावदा टोली ये स्थलों के नाम हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ से इसके मतलब कि बारे में पता चलता है। और जॉर्बी संस्कृति ये मतलब कि महाराष्ट्र में प्रकाश अहमदनगर नासिक दायमाबाद इनाम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूलतः कहाँ के थे, ये सब तो देखेंगे। ये मतलब कि मैंने बता दिया कि ये संस्कृतियाँ जो हैं, ये सारी संस्कृतियाँ जो हमने देखा कि ग्रामीण संस्कृतियाँ होंगी, फिर आई होगी सिंधु घाटी सभ्यता जो अच्छी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पूरे में थोड़ी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। फिर उत्तर सिंधु घाटी सभ्यताएँ इतनी सारी रही। सिंधु सभ्यता के मूल निवासियों के बारे में और ये पूरा का पूरा देख लेंगे कि जगह के मतलब आप ताम्र पाषाणिक संस्कृति की मतलब विशेषताएं भी देखेंगे। अगली ही वीडियो में देखेंगे। मैं अभी बस बता रही हूँ कि तांबे वो पत्थर व तांबे के औजारों का साथ साथ उपयोग होने लगा था, ठीक है। और इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, क्रम से बात होगी। एंड 50 पेज, जस्ट फॉर 50 पेजेस। एंड 50 पेजेस आप कितनी बार, पहली बार पढ़ने में हो सकता है जैसे कि आप बड़े बड़े लेक्चर्स पढ़ लेते हो बड़ी वीडियो से, वहाँ पे लेकिन पीडीएफ नहीं रहता है जिससे बार बार आप भी 50 पेजेस को रिवाइज कर सको। अगर आपने बस मतलब कि एक डीप फोकस थ्योरी है, डीप फोकस थ्योरी में आपको क्या करना होता है, आपको पूरे दिन को पढ़ने की जगह आपको फोकस करना होता है, नहीं मुझे बस अभी 10 मिनट पढ़ना है, जैसे कि और पढ़ना ही है। और दूसरी थ्योरी मतलब जो मेरी पर्सनल है, किसी ने नहीं कही, ये कुछ नहीं कहना है मुझे ये आता है या मैंने ये पढ़ लिया है, डोंट से दैट। मैंने गलती क्या की कई बार कि ये तो मुझे आता है, ये नहीं पढ़ना। आता है ना तो और रिवाइज होगा और स्ट्रांग होगा वो पॉइंट, लेकिन पढ़ना है मतलब पढ़ना है। कई बार हम ये सोचते हैं ये तो हमें आता है ये नहीं पढ़ता, क्योंकि हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है जब हमें कुछ नया पता चलता है, और हमें बोरिंग लगता है जो हमें पता है उसको फिर से पढ़ने में, क्योंकि हमें वहाँ पे न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो अपन को कुछ याद आ रहा होता है, कुछ गैप हो रहा होता है, कुछ याद नहीं आ रहा होता, तो हमें वो होता है। तो आता है और नहीं आता है तब भी पढ़ना है, बस रखा है कि आज ये पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद वैदिक संस्कृति, इन सब के बारे में देखेंगे। ये वीडियो मैंने डबल टाइम बनाई है, ये जो आज बनाई है, क्योंकि उसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, एंड किसी और के रिवीजन के लिए, मुझे खुद के रिवीजन के लिए भी ये नीडेड है। सो जिसको भी पीडीएफ चाहिए, गो टू टेलीग्राम चैनल एंड फाइंड द पीडीएफ। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। और आप सभी के सपोर्ट के लिए दिल से मतलब कितना बड़ा थैंक यू कहूँ, उतने से 100 गुना बड़ा थैंक यू।
थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड हाँ, हर बार आपको समझने के लिए कोई नहीं आएगा। एक फ्री की टिप देनी नहीं चाहिए जब तक कि कोई ना माँगे। यूपीएससी नॉट एग्ज़ाम, अगर मतलब मेरा मानना ये है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या गरीब हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम से कोई मतलब मैं नहीं समझती हूँ कि जिसके पास पैसे होंगे वो इंग्लिश मीडियम में गया होगा। तो मतलब इंग्लिश मीडियम होता है तो थोड़ा सा अज्यूमिंग होती है, मतलब 80% चांसेस रहते हैं कि आपके पास पैसा है, लेकिन 20% मतलब कि हो सकता है कि आपके पास पैसे भी नहीं है फिर भी आप इंग्लिश मीडियम से हो, जैसे कि साउथ इंडियन हो सकते हैं या अपवाद हो सकते हैं कि जिनकी स्कूलिंग वगैरह इंग्लिश में हुई हो। तो ज़्यादातर यही चांस है कि आपका बैकग्राउंड, आप गरीब हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं या फिर मतलब कि अपर मिडिल क्लास में। तो आप 4 से 6 घंटे कुछ सीखने में भी दीजिए, क्योंकि आप ऐसा कर भी सकते हैं। देखिए, आपके पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से अगर आप 8 से 10 घंटे भी सोते हैं, तो आपके मतलब 8 घंटे सोते हैं, 10 घंटे तो नहीं हो सोएँगे, और 10 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, 18 घंटे हो गए, अभी 6 घंटे बचे। तो 4 से 6 घंटे, अब ऐसा नहीं मैं पूरे टाइम काम की कह रही हूँ, 2 से 4 घंटे अगर आपने डीप फोकस से कुछ भी सीखने की कोशिश की, चाहे वो एडिटिंग हो गई, चाहे वो मतलब चाहे वो वेब डेवलप, कुछ भी ऐसा डिजिटल स्किल आपने सीख ली, देन वेल एंड गुड। और वो ऐसी अलग से ही नहीं सीखनी है, जैसे कि मान लो कि आप मतलब कि आपका ऑप्शनल है राजनीति, तो आप राजनीति के देख सकते हो कि किस तरीके के वीडियोज़, मतलब कि राजनीति के ऐसे पढ़ाई वाले वीडियोज़ में बहुत टाइम लगता है। आप ऐसे, और इनमें स्कोप भी कम होता है। जैसे कि आप वैसे कि बहुत चल रहा है कोई, तो आप एडिटिंग सीख लीजिए एंड ऐसी चीज़ें, तो मतलब उससे आप, मतलब ये मेरा पर्सनल कहना है कि यूपीएससी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यूपीएससी को केवल आप इस थॉट से करोगे ना कि मुझे जॉब चाहिए, देन यू आर फेल्ड इन योर लाइफ। लाइफ में फेल नहीं होना है, लाइफ का गोल हैप्पीनेस, लाइफ का गोल हैप्पीनेस और सक्सेस होना चाहिए। सक्सेस मतलब किसी एग्ज़ाम में पास होना नहीं होता है, लाइफ में पास होना होता है। लाइफ में पास कैसे होता है? जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। तो वो है एक लाइन की, सर कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे दौड़िए और काबिल बने, तो यूपीएससी हुआ या नहीं हुआ, हमारे पास में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। एंड डिजिटल स्किल्स हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, या आज तो एआई भी यूज कर सकते हैं आप स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, और एआई चैनल्स भी बना सकते हैं, कुछ भी। सो अगर इफ़ यू आर गरीब मतलब पुअर, इफ़ यू आर लोअर मिडिल क्लास, देन हाँ, दोनों चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में बैकग्राउंड नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।